आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। देखिए बोर्ड में यहाँ पर मैंने दो चित्र बनाए हुए हैं और ये जो दोनों ही चित्र हैं वो चक्रवात के हैं, साइक्लोन के हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। प्रकार का अर्थ यहाँ पर उनके अक्षांशीय विस्तार से है। अलग अलग अक्षांश रेखाओं में उत्पन्न होने के कारण उन्हें हम दो रूप में देखते हैं। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, इन दोनों ही रूपों की हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने चित्र बनाया हुआ है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ये उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा होगी पवनों की, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होगी, ये है। सबसे पहले आप जान लें कि साइक्लोन होते क्या हैं, चक्रवात क्या होते हैं। तो साइक्लोन ऐसी मौसमी दशा है, चक्रवात ऐसी मौसमी दशा होती है जिसके केंद्र में लो प्रेशर का निर्माण होता है, निम्न दाब का निर्माण होता है। जबकि हम केंद्र से जैसे जैसे बाहर की ओर जाते जाते हैं वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाता है। केंद्र में निम्न दाब होगा, केंद्र से बाहर की ओर जाते जाएंगे तो वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हुई आपको कि चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर बनेगा, बाहर हाई प्रेशर बनेगा, और पवनें हमेशा कहाँ से कहाँ चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। देखिए चित्र में मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जो केंद्र है, केंद्र में 900 MB मतलब जो वायु दाब होता है उसको मिली बार में मापा जाता है। तो 900 मिली बार यहाँ पर एयर प्रेशर है, वायु दाब है। जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर जा रहे हैं यहाँ 930 हो गया, और आगे गए तो हम कितना हो गया, 950 हो गया। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है उसके केंद्र और बाहर की ओर वायु दाब में लगभग 50 से 60 MB का अंतर होता है, जिसकी वजह से बाहर से केंद्र की ओर बहुत तीव्र वेग से वायु चलती है, और जैसे केंद्र में आती है, केंद्र की परिधि में आती है, तो वहां आने के बाद ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है। लेकिन जब ये ऊपर उठती है तो ये चक्राकार रूप ले लेती है। कैसे ऊपर उठती है, चक्राकार रूप में ऊपर उठती है। चक्राकार रूप में ऊपर उठने का कारण है क्योंकि केंद्र में क्या बना है, लो प्रेशर, और लो प्रेशर में हमेशा वायु नीचे से ऊपर उठेगी। तो जो चक्रवात होते हैं, चक्रवात नीचे से ऊपर उठते हैं, और ये अधिकतम 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर उठते हैं। लेकिन ऊपर उठने के बाद यहाँ की इसकी जो चक्रवात की जो वायु होती है, ये वायु संघनित हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है, और इस साइक्लोन में, इस चक्रवात में काफ़ी वर्षा होती है। इसका जो केंद्र है, केंद्र में यहाँ पर चक्षु लिखा हुआ है। ये जो चक्षु है, चक्षु जो होता है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की जो वायु है चक्षु की, यहाँ चूंकि ये वायु केंद्र की परिधि तक ही आ पाती है, केंद्र के अंदर नहीं आ पाती, इसलिए केंद्र की वायु ऊपर नहीं उठ पाती है। इसलिए ये जो क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, जिसे हम चक्षु कहते हैं, ये शांत क्षेत्र होता है, क्योंकि आसपास की जो वायु ऊपर उठी है, ये वायु ऊपर उठने के बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ पर बहुत तीव्र वेग से मूसलाधार बारिश होती है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि कई बार इस चक्रवातों में बादलों के फटने की घटना भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। अभी विनाशकारी क्यों होते हैं इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, जो चक्षु होगा ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पाया जाता है, जो यहाँ का शांत क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ की वायु ऊपर नहीं उठती बल्कि यहाँ वायु का नीचे अवतलन होता है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया चक्रवात क्या होते हैं। तो याद रखना हमेशा, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जब उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो इनमें ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उत्तरी गोलार्ध में आएंगे, इन गोलार्ध में जो चक्रवात में वायु के चलने की जो दिशा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, घड़ी की सुइयों के
विपरीत दिशा में होती हैं। तो ये आप देखें यहाँ पर मैंने एरो बनाया हुआ है, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये उत्तरी गोलार्ध में वायु की चलने की दिशा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो साइक्लोन होंगे वहाँ भी केंद्र में लो प्रेशर होगा और बाहर हाई प्रेशर होगा, और हाई से लो की ओर मतलब बाहर से केंद्र की ओर पवनें चलेंगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की जो दिशा होगी, चक्रवात में वायु की चलने की जो दिशा होगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर? तो उत्तरी गोलार्ध में पवनों की चलने की दिशा चक्रवात में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इन चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों ही गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच उत्पन्न होते हैं। इसको थोड़ा सा हम मैप में समझ लेते हैं, कहाँ से कहाँ है भाई 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश। तो देख लीजिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीच से इक्वेटर गई हुई है, और ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर आप जाएंगे 5 डिग्री अक्षांश, और नीचे ये 5 डिग्री अक्षांश, यहाँ से लेकर के ये हो गया 30 डिग्री अक्षांश, ये है, और यहाँ से लेकर के ये हो गया 30 डिग्री अक्षांश। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है हमेशा 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश महासागरों के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश दोनों ही गोलार्ध में महासागरों के पश्चिमी भाग में इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। क्लियर? जब ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश, तो ये किस पवन का क्षेत्र है? यहाँ पर ट्रेड विंड चलती है, व्यापारिक पवनें चलती हैं, और व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इसलिए जैसे ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो ये चक्रवात व्यापारिक पवनों के प्रभाव से, या व्यापारिक पवनें इन्हें ढकेल कर किस दिशा में लेकर आगे बढ़ती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। मतलब महासागर में उत्पन्न हुए ये चक्रवात महाद्वीपों के पूर्वी तट पर टकराकर महाद्वीपों के पूर्वी तट में ये खूब तबाही मचाते हैं, खूब विनाश लेकर के आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग की ओर आगे बढ़ते हैं तो इनकी आर्द्रता कम होने लगती है। घर्षण की वजह से आर्द्रता कम होती है, और आर्द्रता कम आगे बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता कम होते जाती है, जिसकी वजह से ये चक्रवात कमज़ोर होकर के क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो लगभग 200 से 500 किलोमीटर के आंतरिक भागों में ये आंतरिक क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्रों में ये अपना प्रभाव डालते हैं। और ये जो चक्रवात हैं विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इन चक्रवातों को अगर आप देखें, जापान और ये जो चीन का जो तट है, यहाँ पर इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून। और यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो यहाँ इन चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें आप, जापान और चीन में या ताइवान में इसे हमने क्या बोल दिया? टाइफून बोल दिया। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में इसको हमने क्या बोल दिया? विली विली बोल दिया। जब यही साइक्लोन हमारे भारत में आते हैं तो इसे हम चक्रवात या इंग्लिश में हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जब यही चक्रवात, आपने कैरिबियन सागर सुना होगा, अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर में आते हैं तो इन चक्रवातों को हम हरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। और जब यही साइक्लोन मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं या अमेरिका के दक्षिण में उत्पन्न होते हैं तो इन्हें हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगा आपको, टॉर्नेडो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। जापान, ताइवान में या चीन में, चीन के पूर्वी तट पर जब ये उत्पन्न होते हैं तो इन्हें हम टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में इन्हें हम विली विली कहते हैं। जब ये भारत में उत्पन्न होते हैं तो इनको चक्रवात या साइक्लोन ही कहा जाता है। जब ये चक्रवात कैरिबियन सागर में उत्पन्न होते हैं तो इनको हम हरिकेन कहते हैं। और जब ये चक्रवात अमेरिका के दक्षिणी भाग में आते हैं तो इनको हम टॉर्नेडो कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज़ आपको? तो अलग अलग जगह पर इनके नाम अलग अलग होते हैं और एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये कौन से चक्रवातों की बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात हो रही है, जिनका संबंध 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच होता है।
तो इन अक्षांशों के बीच ये चक्रवात उत्पन्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनके लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो क्या हैं। आवश्यक दशा ये है कि ये चक्रवात हमेशा महासागरों में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि महासागरों का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक निश्चित समय में होता है, जिस समय इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए तापमान कितना चाहिए? कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए, और इतना तापमान महासागरों में हमारे यहाँ जब मानसून आता है, मानसून पूर्व और मानसून पश्चात ही हो पाता है। तो मानसून के पहले अप्रैल और मई में, जबकि मानसून के पश्चात अक्टूबर और नवंबर के माह में ही इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। भारत में दोनों ही तटों पर ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में भी आपको देखने को मिलेंगे और अरब सागर में भी देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत में जो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। क्लियर हुई बात आपको? तो टेम्परेचर कितना चाहिए भाई इसके लिए? 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। कहाँ उत्पन्न होंगे? हमेशा महासागरों में उत्पन्न होंगे। व्यापारिक पवनों के प्रभाव से महाद्वीप तक आते हैं, महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में आएंगे और आकर के क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चलिए दूसरी बात, अब ये जो चक्रवात होते हैं ये तो हमने देख लिया, इनके लिए दशाएं क्या चाहिए। अब हम इनकी कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि जहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इन चक्रवातों में वायुदाब प्रवणता अत्यधिक होती है। वायुदाब प्रवणता अधिक होने का मतलब क्या है? वायुदाब प्रवणता अधिक होने का मतलब यह है कि वायुदाब में अंतर का पाया जाना। वायुदाब में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतने ही तीव्र वेग से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी। तो यहाँ पर वायुदाब प्रवणता बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है 950 मिलीबार बाहर, ये वृत्त के बाहर जो है वो इतना वायुदाब है, जबकि केंद्र में 900 के आसपास है, जिसकी वजह से केंद्र मतलब बाहर से केंद्र की ओर बहुत तीव्र वेग से पवनें चलने लगती हैं। तो वायुदाब प्रवणता ज़्यादा होने की वजह से यहाँ वायु की गति बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ जो वायु की गति होती है वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर वायु चलती हैं, और ये जो वायु होती है बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाती है। इसमें भी अगर हम देखें जो टॉर्नेडो होता है, टॉर्नेडो के बारे में बोला जाता है, इसकी जो गति होती है वो 300 से अधिक 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा इसकी रफ्तार होती है टॉर्नेडो की। और सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला कोई चक्रवात है तो वो टॉर्नेडो है, जो अमेरिका के दक्षिणी तट पर, दक्षिणी भाग में या मैक्सिको की खाड़ी में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। क्लियर? इसके अलावा तो वायुदाब प्रवणता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में। यहाँ आपको वायुदाब प्रवणता ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पवनों की गति बहुत ज़्यादा होती है। एक चीज़ याद रखना, पवनों की गति मैंने बोला 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये जो पूरे के पूरे साइक्लोन है, पूरा का पूरा जो चक्रवात है, ये जो आगे बढ़ता है, इसके आगे बढ़ने की जो गति होती है वो बहुत कम होती है। वो 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये साइक्लोन आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो वायु की गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पूरे साइक्लोन के आगे बढ़ने की जो गति होगी वो 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पर समदाब रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। समदाब रेखाएं मतलब समान दाब को मिलाने वाली रेखाएं, मतलब ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखाएं कैसी हैं? समदाब रेखाएं हैं। ये समदाब रेखाएं वृत्ताकार होंगी, आपको हमेशा वृत्ताकार मिलेंगी, क्योंकि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अभी हम देखेंगे वहां हमेशा समदाब रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती, वहां पर वी शेप में होती हैं, वी आकार में होती हैं, लेकिन यहाँ समदाब रेखाएं आपको वृत्ताकार ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस चक्रवात की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो चक्रवात हैं ये महाद्वीपों में कभी भी उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों में आर्द्रता की कमी होती है, और आर्द्रता की कमी के कारण ये केवल और केवल इनकी जो उत्पत्ति होगी वो महासागरों में ही होती है। इसके अलावा ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हैं, और निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए
उष्णकटिबंधीय चक्रवात कभी भी अपने निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। ये चक्रवात कभी भी अपने निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करते और बहुत तेजी से, मतलब वायुदाब प्रवणता ज्यादा होगी ना, तो वायुदाब प्रवणता ज्यादा होने की वजह से ये तेजी से अपने मार्ग को परिवर्तित करते हैं। और एक बात और है इसमें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, यहाँ वायु के तेजी से ऊपर उठने के कारण कपासी वर्षी मेघों का निर्माण होता है और ये जो कपासी वर्षी मेघ होते हैं ये बहुत ज़्यादा बारिश कराते हैं। बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ इस चक्षु को छोड़ करके बाकी के क्षेत्र में बहुत तेज रफ्तार से यहाँ पर बारिश होती है। तो याद रखना, जो चक्षु होता है वो हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक शांत क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि चक्षु में बहुत मंद गति से धीरे धीरे वायु का अवतलन होता है। और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक आपदा भी माना गया है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें वायु बहुत तीव्र वेग से चलती है, तो वायु के तीव्र वेग से चलने के कारण नुकसान तो होता ही है, लेकिन क्या होता है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, सुनामी जैसी स्थिति बन जाती है। और होता यह है कि यहाँ पर बहुत ऊंची लहरें उठने के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो बाढ़ की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो एनडीआरएफ की टीम होती है उसको पहले से ही तैनात कर दिया जाता है, पहले ही लोगों को बता दिया जाता है कि कितने दिन पहले चक्रवात साइक्लोन आने वाला है। हालांकि हमने इस बात को पता करने के लिए कि चक्रवात आने वाला है या चक्रवात आ रहा है, कितनी रफ्तार से आ रहा है, कितने दिनों में वो हमारे तट तक पहुंचेगा या तटीय राज्यों में पहुंचेगा, इसके लिए एक सिस्टम हमने लगाया हुआ है हिंद महासागर में, मॉरिशस के पास में, और जिससे हमको जो हिंद महासागर से लगे हुए लगभग 25-26 जो देश हैं उनको ये जानकारी दे दी जाती है। सैटेलाइट के माध्यम से हमें ये जानकारी मिल जाती है और हमारी जो एनडीआरएफ की जो टीम होती है वो समय रहते लोगों को वहाँ से हटा देते हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा देते हैं, ताकि चक्रवातों से होने वाले प्रभाव को कम से कम किया जा सके। चक्रवातों को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है, बिजली बंद कर दी जाती है और पूरी तरीके से जो व्यवस्था होगी यहाँ पर चाक चौबंद कर दी जाती है। तो मुझे लगता है आपको ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होंगे वो हमेशा 5 से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में, दोनों ही गोलार्ध में, महासागरों में ही उत्पन्न होते हैं और व्यापारिक पवनों के प्रभाव से ये महाद्वीपों के तट में आकर के ये खूब विनाश करते हैं। बादलों के फटने की घटना होती है, बहुत तेज बारिश होती है, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जो आपने विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, याद रखना 5 से 30 में उत्पन्न क्यों होते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में उत्पन्न क्यों नहीं होते, डोलड्रम पेटी में उत्पन्न क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो चक्रवात हैं, चक्रवात के लिए चाहिए कोरियोलिस बल। अरे वायु चक्राकार कब होगी? कोरियोलिस बल के कारण होती है। तो कोरियोलिस बल के प्रभाव से वायु चक्राकार होती है और विषुवतीय क्षेत्र में ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल काम नहीं करता है, इसलिए इन चक्रवातों की उत्पत्ति विषुवतीय क्षेत्र में नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, नाम से ही स्पष्ट है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होंगे ये चक्रवात। अब ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, तो कटिबंधीय इनका विस्तार क्या है भाई, कितने अक्षांशों के बीच में? तो देख लीजिए, 35 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश। कहां से कहां तक? 35 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ही गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महाद्वीप और महासागर दोनों में हो सकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल कहां उत्पन्न होते हैं? महासागरों में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो महाद्वीप और महासागर दोनों में ही उत्पन्न होते हैं और इनकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 35 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि शीत ऋतु में ये इन चक्रवातों की उत्पत्ति ज्यादा होती है, अधिक होती है, लेकिन ये जो चक्रवात हैं महाद्वीप महासागर दोनों में ही उत्पन्न होते हैं और इनके उत्पन्न होने का जो कारण है वो है
ठंडी और गर्म वायु राशि का आपस में मिलना। मैंने पीछे की वीडियो में बताया हुआ है वायुदाब पेटियां, आप देखेंगे तो वायुदाब पेटी में हमने एक पेटी देखी थी उपध्रुवी निम्नदाब पेटी। तो उपध्रुवी निम्नदाब पेटी में ध्रुवी पवनें और पछुआ पवनें आके आपस में मिलती हैं। पछुआ पवनें गर्म होती हैं, ध्रुवी पवनें ठंडी होती हैं। जब गर्म और ठंडी वायु राशि या ठंडी और गर्म पवनें, विशाल पवनें जब आपस में मिलती हैं, विशाल पवनों को ही वायु राशि कहा जाता है, जब ठंडी और गर्म पवनें आपस में टकराती हैं तो उनके संक्रमण क्षेत्र में वाताग्र का निर्माण होता है। वाताग्र जिसको हम फ्रंट कहते हैं। तो ठंडी और गर्म वायु राशि के आपस में टकराने से वाताग्र बनता है और वाताग्रों के बनने से ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो क्लियर, समझ में आ गया। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ठंडी और गर्म वायु राशि का आपस में मिलना। तो हमेशा ये कहाँ उत्पन्न होंगे? उपध्रुवी निम्न दाब पेटी में। उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, बात समझ में आई आपको? अब ये जो चक्रवात होते हैं, हमने देखा था उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता बहुत ज्यादा होती है, वायुदाब में बहुत ज्यादा अंतर होता है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता ज्यादा नहीं होती, और ज्यादा नहीं होती इस वजह से यहाँ पर वायु भी बहुत तीव्र वेग से नहीं चलती है, वायु धीमी गति से चलती है, जिसकी वजह से ये चक्रवात विनाशकारी नहीं होते हैं। यहाँ वायुदाब प्रवणता कम होती है, इसलिए चक्रवात विनाशकारी भी नहीं होते हैं। हमने देखा था उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनकी जो अवधि होती है वो 2 से 3 दिन की होती है। कितने दिन ये अपना प्रभाव छोड़ते हैं? 2 से 3 दिन। जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो 7 से 10 दिन तक प्रभावी होते हैं। कितने दिन तक? 7 से 10 दिन तक प्रभावी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में हमने देखा था समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं वृत्ताकार तो होती हैं, लेकिन कई बार वी के आकार में भी होती हैं। किस आकार में होती हैं? वी के आकार में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, समदाब रेखाएं वी आकार में भी हमको देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होंगे वो वर्षा तो कराते हैं, बारिश तो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती और बहुत ज्यादा इसका, इन चक्रवातों का इम्पैक्ट भी नहीं होता है। क्लियर? तो मुझे लगता है आपको ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी समझ में आ गए होंगे। तो ये दोनों ही चक्रवात आप याद रखें, और ये जो नाम है इनके उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के, जिनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके बारे में भी आप चीज़ों को नोट कर लें जो मैंने आपको लिखाया, मैंने आपसे जो डिस्कस किया है, और इसको आप याद रखें। एक चीज़ और, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं इसके बारे में एक बात बता दूं। एक व्यक्ति, एक विद्वान है जिनका नाम है बर्कनीज। बर्कनीज ने इनकी उत्पत्ति को लेकर के 4 अवस्थाएं बताई हैं, और 4 अलग अलग अवस्थाओं में इनका निर्माण होता है। तो याद रखना आप, क्या नाम? बर्कनीज, है ना? तो याद रहेगा आपको बर्कनीज। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये चक्रवात समझ में आ गया होगा। बस 2 मिनट में और लूंगा आपका। तो ये तो हमने देखा चक्रवात, और एक और चीज होती है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात जिसको हम क्या कहते हैं? एंटी साइक्लोन। तो चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में केंद्र में क्या बन रहा है भाई? लो प्रेशर, निम्न दाब, केंद्र के बाहर हाई प्रेशर। लेकिन जो प्रति चक्रवाती स्थिति होती है इसमें केंद्र में हाई प्रेशर होता है। केंद्र में क्या हो जाता है? हाई प्रेशर, और केंद्र के बाहर लो प्रेशर, जिसकी वजह से बाहर से केंद्र की ओर पवनें चलने लगती हैं। सॉरी, जिसकी वजह से जब हाई प्रेशर केंद्र में हो जाएगा तो केंद्र से बाहर की ओर पवनें चलेंगी, और केंद्र से बाहर की ओर पवनें चलेंगी तो वायु ऊपर नहीं उठेगी बल्कि वायु का अवतलन होगा। तो वायु मंद गति से नीचे बैठती है, और जो वायु मंद गति से नीचे बैठेगी तो वायु नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो तापमान ज़्यादा होने की वजह से वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, और जो वायु नीचे बैठेगी वो गर्म होगी, और गर्म होती हुई वायु वर्षा नहीं कराती है, जिसकी वजह से यहाँ प्रति चक्रवाती स्थिति का निर्माण होता है। और याद रखना, हमेशा प्रति चक्रवातों की जो उत्पत्ति होगी या प्रति चक्रवात जो बनेंगे वो दोनों ही गोलार्ध में उपोष्ण उच्च दाब पेटी में इनका निर्माण होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ही ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और उपोष्ण उच्च दाब पेटी का निर्माण दोनों ही गोलार्ध में जो होता है वो 30 से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच ही आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर हुआ आपको? तो चक्रवात में हमेशा वायु
ऊपर उठती है, जबकि प्रति चक्रवात में अत्यंत मंद गति से वायु का अवतलन होता है, जिससे उन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती। तो चक्रवात वर्षा कराते हैं, दोनों ही चक्रवात, उष्णकटिबंधीय भी और शीतोष्ण कटिबंधीय भी, लेकिन प्रति चक्रवात में आपको वर्षा देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।